सुप्रभात बच्चों, कक्षा 11 के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। डाल्टन के अनुसार जो है पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने जिन्हें परमाणु कहते हैं तथा परमाणु उदासीन एवं अविभाज्य हैं। भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन ने इन गैसों में विद्युत विसर्जन द्वारा ज्ञात किया कि सभी गैसों का तत्वों के परमाणु में एक ऋणावेशित कण प्राप्त होता है। सभी तत्वों के परमाणुओं से प्राप्त इन ऋणावेशित कण का गुणधर्म समान है। इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चूँकि परमाणु उदासीन होते हैं तथा इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को निष्प्रभावित करने के लिए परमाणु में धनावेश की उपस्थिति होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धन आवेश समान रूप से 10⁻10 मीटर त्रिज्या के गोले में फैला होता है तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज के दाने की तरह धन आवेश से संबंधित होते हैं। फलस्वरूप परमाणु उदासीन होता है, किंतु थॉमसन का परमाणु मॉडल बाद में विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त परिणामों को सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर सका। हैस गाइगर तथा मॉडसन, जो 20 वर्षीय छात्र थे, ने 1911 में अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया। इस प्रयोग से प्राप्त परिणामों की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने अपना गृहीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु का समस्त धन आवेश एक द्रव्यमान 10⁻15 मीटर त्रिज्या के गोले में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उस प्रकार परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणु से भी उत्सर्जन विकिरण की व्याख्या नहीं कर सका। तो रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के सुझाव पर हैंस गाइगर तथा अर्नेस्ट मॉडसन ने 1911 में अल्फा प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग किया, जिसको कि हम चित्र में देख सकते हैं। इनके द्वारा रेडियो एक्टिव स्रोत विस्मित 21483 से प्राप्त अल्फा कणों द्वारा स्वर्ण पत्र पर बमबारी कराई गई। स्वर्ण पत्र की मोटाई 2.1 × 10⁻7 मीटर थी। स्वर्ण पत्र पर आपतित होने के पश्चात अल्फा कणों के प्रकीर्णन कोण मापने के लिए एक घूमते हुए संसूचक डिटेक्टर का प्रयोग किया गया, जिसके जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्तशील पर्दा एवं एक सूक्ष्मदर्शी लगा था। प्रकीर्णित अल्फा कण पर्दे से टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, जिससे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, और विभिन्न प्रकीर्ण कण पर प्रकीर्णित होने पर अल्फा कण की संख्या को एक निश्चित समांतराल से गिना जा सकता है, जैसे कि आपको चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको काउंट कर सकते हैं। चित्रानुसार चित्र में दिए गए समांतराल के लिए विभिन्न प्रकीर्णन कोण थीटा तथा अल्फा कणों की संख्या में वक्र खींचा गया। बहुत से अल्फा कण पन्नी को पार कर जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इन कणों का संघट नहीं होता। तो ये इसका ग्राफ आया। 8000 अल्फा कणों से केवल एक अल्फा कण के लिए प्रकीर्णन कोण 90 से अधिक होता है। अल्फा प्रकीर्णन विपरीत दिशा में तभी प्रक्षेपित होगा जब उस पर कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक शक्तिशाली हो। यह तभी संभव है जब परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक धन आवेश इसके केंद्र पर केंद्रीभूत हो, ताकि इसके पास से गुजरने वाले अल्फा कण इसका बिना भेदन किए हुए वापस लौट सके। इस प्रयोग में प्राप्त परिणाम की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ये रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान इनके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर तथा धन आवेश परमाणु के बहुत ही छोटे भाग में संकेंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर तक हो सकती है। परमाणु की साइज लगभग 10⁻10 मीटर है, जो कि नाभिक के साइज से 10⁴ से 10⁵ गुना बड़ा है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन नाभिक की साइज की अपेक्षा 10⁴ से 10⁵ गुना दूरी पर दिखाई देंगे। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल तथा इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। परमाणु में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश नाभिक पर धन आवेश के बराबर होता है, जिसके फलस्वरूप परमाणु उदासीन होता है। रदरफोर्ड के
परमाणु मॉडल के आधार पर अल्फा कणों प्रक्रियाओं की कैसे व्याख्या की गई? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, अतः जब इस खोखले भाग में कोई कण अल्फा कण प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र से बाहर निकल जाता है। कुछ अल्फा कण जो नाभिक से कम अभिलंबवीय दूरी पर होते हैं वे न्यून कोण पर प्रकीर्णन होता है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। नाभिक से प्रत्येक संघट की स्थिति में अल्फा कण थीटा बराबर 180 डिग्री से अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अल्फा कण के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि कूलम का नियम परमाणुवीय दूरियों के लिए भी सत्य है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या दोष थे, ये मैं चाहूँगी कि आप इसको होमवर्क में करें, उसको अच्छे से रीड करके, और कोई अगर समस्या हो तो आप मुझसे पूछें। उसके बाद है नाभिक का आकार का आकलन। रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जन अल्फा कण को नाभिक की ओर जाते हुए दिखलाया गया है। इस अल्फा कण का वेग या गतिज ऊर्जा इतना है कि यह नाभिक के प्रत्येक संघट की स्थिति में थीटा बराबर 180 डिग्री से प्रतिक्षेपित हो सके, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को k = ½ mv² माने। नाभिक का आवेश प्लस Zd, अल्फा कण का आवेश 2e होता है। नाभिक की त्रिज्या अगर Rn ले तो नाभिक के सन्निकट अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा होगी प्लस Zd इंटू प्लस 2e/4πε0 Rn। उपयुक्त स्थितिज ऊर्जा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के रूपांतरण से प्राप्त होती है, अतः u = k के बराबर होता है। तो Zd 2e/4πε0 Rn = k = ½ mv² होगा। आप यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्व करके। किस तरह से? r को इधर ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2ze² और ये k आपका k के साथ मैंने निकाल लिया। यदि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा k = ½ mv² ज्ञात है तो उस सूत्र में नाभिक की त्रिज्या Rn को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है बोर का परमाणु मॉडल। नील बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल में क्वांटम परिकल्पना के विचार को जोड़कर कुछ रूपांतरण किया। 1913 में बोहर ने निष्कर्ष निकाला कि वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत बृहद स्तर की घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम है, किंतु इसे परमाणु स्तर पर प्रक्रमों में लागू नहीं किया जा सकता। परमाणु संरचना तथा इसका परमाणुवीय स्पेक्ट्रम से संबंध समझने के लिए क्लासिक यांत्रिक दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं की संयुक्त करके बोहर ने निम्नलिखित अभिगृहों दैट इज पॉस्टुलेट्स के रूप में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षा दैट इज स्टेशनरी ऑर्बिट में ऊर्जा का बिना विकिरण किए हुए प्रक्रम करता है। इस अभिग्रहित के अनुसार सभी परमाणु की कुछ निश्चित स्थायी अवस्थाएं जैसे स्टेबल स्टेट्स होती हैं जिनमें परमाणु रह सकते हैं तथा प्रत्येक संभव अवस्था में कुल निहित ऊर्जा निश्चित होती है। इन अवस्थाओं को परमाणु की स्थायी अवस्था या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में क्रमीकरण कर सकता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π या h/2π का कोई पूर्ण गुणांक हो, जहाँ पर h हमारा प्लांक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L होता है I⍵, जिसे हम nh/2π कह सकते हैं। n का मान 1, 2, 3 हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का जड़त्व आघूर्ण I होता है mr², जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, r इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या है, ओमेगा इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग है। L होगा mr² ओमेगा = nh/2π। r ओमेगा को v इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग मानेंगे तो कोणीय संवेग L होगा mrv = nh/2π। तो यहाँ से हमें mvr = nh/2π एक फॉर्मूला मिलता है। n = 1, 2, 3, 4 आदि इसके मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरा क्या है? ऊर्जा का विकिरण तथा शोषण तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरे स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का विकिरण करता है और यदि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का विकिरण अथवा शोषण निश्चित क्वांटम के अनुसार होता है। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की अवस्था E2 से निम्न ऊर्जा अवस्था E1 में संक्रमण करता है तो दोनों कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। विकिरण ऊर्जा की आवृत्ति न्यू निम्नलिखित समीकरण से दी गई है। E2 - E1 = h न्यू। उच्च कक्षा या उत्तेजित अवस्था से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण काल 10⁻⁸ सेकंड होता है। अब हम पढ़ेंगे बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट बाय बोर्स मॉडल। अभी हम चित्र में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, वेग v है तथा नाभिक का आवेश प्लस Zd' है।
नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE/r²। ये हमने सबसे पहले कूलम्स के नियम में पढ़ा था, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इलेक्ट्रॉन का कार्य करने वाले अभिकेंद्र बल होगा mv²/r। विद्युत बल इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ मिलेगा? इसी एनर्जी से मिलेगा। तो यहाँ से mv², r को मैं इधर ले जाऊँ, एक r से एक r यहाँ कट जाएगा, इस r को मैं इधर लेके चली जा रही हूँ। mv²r = ZE²/4πe²। अगर मैं समीकरण 1 जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, इस समीकरण का स्क्वायर करूँ तो m² v² r² = NH²/4π²। दोनों को अगर मैं बटे कर रही हूँ तो हम देखेंगे कि इसमें से एक m कटा, इसमें से v² पूरा कटा और एक r कटा, तो mv = ये हमारा मान आया। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, m को नीचे लेके चले जाएंगे। अब आप देखिए 4 से 4 कटा, पाई से एक पाई कटा और आपके पास इक्वेशन आई ε0 n²h²/π(m)ZE²। इसमें से n जो है वही मूवेबल है, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। दिए गए परमाणु के लिए z नियत है तथा ε0 h m व e सार्वत्रिक नियतांक है, अतः किसी दिए गए परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या r∝n² होता है। इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या कक्षा की संख्या तथा मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है और n की वैल्यू 1 2 3 4 आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो कक्षाओं की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 1:9:4:9:16, क्योंकि स्क्वायर है। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी ZE⁻⁻⁴ ये हम सब कूलम्स लॉ और उसके अनुप्रयोग में देखें, इसलिए हमें ये फॉर्मूले पता है। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अभिकेंद्र बल से आएगी। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? ½ mv²। वैल्यू का मान हम यहाँ पर mv² की जगह रखेंगे ZE²/4πε0 r। रखने पर मुझे ये वैल्यू प्राप्त होगी। आपको पता है स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा होगी k + u। दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा साइन लेके चलना है? इसका माइनस साइन। इसका माइनस साइन लेके चलेंगे तो ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास डेरिवेशन आएगी। अब ये जो समीकरण में r का हम मान लेंगे और इसमें प्लेस कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इतना सब कांस्टेंट है, ये n के साथ चेंज हो रहा है। तो जो एनर्जी है टोटल वो विद्युतक्रमानुपाती है n² के, मतलब ऑर्बिट के नंबर के। तो किसी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कक्षा की संख्या अथवा मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के विद्युतक्रमानुपाती होती है। किसी कक्षा में गति इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है तो वह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के आबद्ध है, अतः इलेक्ट्रॉन को परमाणु के नाभिक से अनंत दूरी तक विलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही लेंगे। कल हम ऊर्जा स्तर के साथ इसको स्टडी करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी समस्या होने पर आप ज़रूर पूछिएगा। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।